अस्सलाम वालेकुम। मैं वाहिद अली खान पैरानर पे आज आपके बीच हूँ एक बर्निंग इशू लेके, जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ही तेज़ी से हर एक के मोबाइल में ये गश्त कर रहा है कि भाई ये यूसीसी के ऊपर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें और इसके ऊपर कुछ अपने ख्यालात करें, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करें ताकि ये क्यों हो रहा है। भाई हम ऑब्जेक्शन उस वक्त करेंगे जब हमको कुछ उसका ड्राफ्ट मिले, यानी कोई गवर्नमेंट हमको उसका कंटेंट क्या है, उसका जो मकसद क्या है, वो जब तक वो हमारे बीच ना आए हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन किया जाने के लिए जो मैसेजेस भेज रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कोई उसको वाजिब वो नहीं है कि भाई हम इसके पर ऐसे भेज के अपने ख्यालात का इजहार करें। किस पे ख्यालात का इजहार करें, क्या चीज़ है हम देखें, क्या ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्ट ही नहीं आया आपके बीच अब तक। पहले ड्राफ्ट का इंतजार करें, ड्राफ्ट आने के बाद में उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन बिल्कुल करेंगे। हर आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये यूसीसी से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड ये हर एक पे लागू नहीं किया जा सकता है। खासतौर पर इंडिया में, इंडिया एक ऐसा मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, हर मजहब के लिए, हर एक के लिए आपको रहने और जीने का आर्टिकल 44 के तहत आपको हर एक का हक है। तो इसके ऊपर हम पहले ड्राफ्ट का इंतजार करें, उसके बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम ये थे वाहिद खान साहब ये समझा रहे थे कि अभी तक कोई यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन ये सब जो न सिर्फ एक हवा खड़ा किया जा रहा है और लोग परेशान हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ के हम सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अली हैदर रज़वी साहब से अवाम में इस बारे में क्या सोच है उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये तैयारी जो है सिविल कोड कानून लाने की नहीं है, ये एक हवा खड़ा किया जा रहा है। जैसा कि वाहिद खान साहब ने कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और डिवीज़न हिंदू मुस्लिम वगैरह जैसा कि आरएसएस की पॉलिसी है, उसका ये एक एजेंडा है। मोदी जी ने 3 तलाक का इशू ख़त्म कर दिया समझा, और ये भ्रम पैदा कर दिया है ख़वातीन में कि 3 तलाक से अवाम बहुत ज़्यादा ख़वातीन को फ़ायदा हुआ है। हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उस बिल ने किया है। 3 तलाक के लिए मर्द को जिम्मेदार करके उसको मुस्तकिब सज़ा जुर्म करार देना, ये लॉ के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट। उसके लिए कुछ दूसरी चीज़ अख्तियार की जा सकती थी। 3 तलाक पे पाबंदी ये लगाई जा सकती थी कि एक वक्त में 3 तलाक ना दिए जाएं, बल्कि 3 मरहलों में, जैसा कि इस्लाम हिदायत देता है। इंस्ट्रक्शन यही है कि आप 3 तलाक एकदम में नहीं बोल सकते, 3 वक्त में देना पड़ेगा। उसके लिए भी 1-1 महीने का वक्त दरकार है। 1 महीने के बाद फिर दूसरी तलाक दें आप, फिर 1 महीने के बाद तीसरी तलाक दें। और इसके अंदर गुंजाइश ये थी कि आज तक मुझको हैरत है, उलमा ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई और ना ही कोई इलीट ने इस तरफ तवज्जो दी कि भाई आपने 3 तलाक के बजाय 1 ही तलाक रखते। 3 तलाक में और 1 तलाक में फर्क क्या हुआ? 3 तलाक के बाद भी जुदाई हो रही है, 1 तलाक के बाद भी जुदाई हो रही है। दूसरे लोग जो तलाक ले रहे हैं, चाहे वो हिंदू ले रहे हो, क्रिश्चियन ले रहे हो, कोई ले रहे हो, उनकी 1 तलाक मसावी हमारे इस्लाम के 3 तलाकों के बराबर। बल्कि आप 3 मौके जो औरत को हासिल थे, मर्द को हासिल थे, अगर किसी गलती से मर्द ने तलाक दिया और बाद में एहसास हुआ कि मैंने बेजा तलाक दी, मेरी गलतफहमी थी, तो उसको रुजू करने का हक था। अब 1 तलाक में जो है 3 तलाक बराबर हो गए। इस्लाम में क्या बता दिया आपने औरतों का? मेरे नजदीक एक बात क़ानूनदान, आपसे एक सवाल है, अगर चलिए फर्ज कीजिए ये पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट जो है ना, या इसको नाफिजुल अमल जो है ना सिर्फ एक तबके पे कर दिया जाए जो आजकल मजलूम माना जाता है, तो आप क्या सोचते हैं?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो मुल्क के हालात बिगड़ ही जाएंगे, क्योंकि संभलने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये नामुमकिन चीज़ है। हेलो एक आधे घंटे में आगे बैठे कानूनन उसको आप लागू नहीं कर सकते। अगर कर भी दिए, जबरदस्ती आप थोप भी दे अगर इंडियन उसके ऊपर, तो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि ये नहीं होने वाली चीज़ है। आपसे एक सवाल है वाहिद खान साहब, कि जैसा कि अली हैदर रज़वी साहब ने कहा कि ये एक सियासी हरबा हो सकता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर, चलिए जैसा कि इन्होंने पिछली बार जो कहा था वो करके दिखाया था, जैसा आर्टिकल 370 को इन्होंने हटा दिया, बहुत से तब्दीलियां की हैं इनके अपने एजेंडे के हिसाब से, या क्या ये मुमकिन है अगर ये पास हो जाता है, अगर नाफिज होता है, तो किस हद तक ये कामयाब रहेगा? क्योंकि हिंदुस्तान में कई तबकात हैं, कई नस्लें हैं, कई ज़बानें बोलने वाले हैं, उनका हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है जो अनरिटन है, जो लिखा हुआ नहीं है। जैसा कबाइली लोग भी है, सिख लोग है, जैन है, वो लोग अपने पर्सनल लॉ पे चलते हैं। तो ये क्या होगा आगे चल के अगर ये पास हो जाए तो? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये बात हम ऑब्जेक्शन करने के लिए ड्राफ्ट ही नहीं आया, हमको ड्राफ्ट का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर ड्राफ्ट आ भी जाता है तो ये इम्पॉसिबल थिंग है, इसको लागू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसा हैदर रज़वी साहब ने कहा, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर पे आपको लैंग्वेजेस बदल जाते हैं, उनके मज़ाहिब और उनके कई और तरीक़े, उनके रसूमात ये बदल जाते हैं। तो उसमें कहाँ पर मुमकिन है, आप बताइए आप भाई। ऐसे अपने अपनी इबादत गाहें अपने खुल के नहीं बताना चाहो, ताकि वो इबादत गाहों में कुछ आने नहीं देते, कोई उन्हें जाना नहीं चाहते, ऐसे कहिए, उसमें कैसे लागू करते बताइए आप। क्योंकि बड़े मजहब जो वो है, बड़े मजहब के जो ठेकेदार है, वो लोग छोटे लोगों को अंदर आने नहीं देते, तो कहाँ पर कामन सिविल कोड कैसा मुमकिन है बताइए आप। तो पहले उनको जो ये बात कह रहे हैं, पर उनको सोचो बोलिए बैठ के कि भाई ये कॉमन सिविल कोड कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे इसके ऊपर अमल किया जा सकता है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है ये। आप बताइए आप किस हिसाब से होता है, क्या लैंग्वेजेस बेस पे, क्या मज़ाहिब की बेस पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे, किस बेस पे? ऑलरेडी हम कॉमन सिविल कोड एक लागू है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चल रहे हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम ऑलरेडी एक दूसरे पे है। अपने अपने मज़हब, जैसे क्रिश्चियन है, हिंदू है, और सिख है, मुसलमान है, पारसी है, ऐसे कई मज़हब के अपने अपने उस पर, अब सब अपने अपने ला के, और कानून तो एक ही मानते हैं सब, हर मज़हब वाले एक ही कानून को मानते हैं, लेकिन इसको इम्पोज करना इम्पॉसिबल थिंग है। ये सिर्फ एक सियासी हरबा है, सिर्फ ये क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन के लिए ये अब कोई दूसरा इशू बचा नहीं है इनके पास, कोई दूसरा हरबा बचा नहीं, इसीलिए उसको लागू करके लोगों को मसरूफ करना चाह रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल सैयद अली हैदर रज़वी साहब से है कि आप चूँकि बहैसियत सहाफ़ी भी हैं और आप आम लोगों से आपका काफ़ी मिलना जुलना रहता है बहैसियत से सहाफ़ी, तो आप आवाम की नज़र में ये इस मसले को कैसा देखते हैं और आवाम क्या चाहती है, इसको देखना पसंद करती है या नहीं? देखिए, अभी वाहिद साहब ने जैसे तफसील से बताया, हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे हिंदुस्तान में खान पान, मज़हब, कल्चर, ज़बान सब बदल जाती है। फिर बाज़ ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो मज़हब पर जान देने तैयार है, लेकिन अपने रसूम और रिवाज या अकायद को कुर्बान करने की किसी सूरत राज़ी नहीं है। हिंदुस्तान कोई यूरोपीय मुल्क नहीं है, फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, सुनिए, जहाँ मज़हब का कोई तस्वुर नहीं है, था तो सब खत्म हो गया, इतनी ज़्यादा है। हिंदुस्तान में मज़हब ही सबसे बालातर है। ऐसी सोसाइटी में अगर आप इन चीज़ों को छेड़ेंगे तो ये भानामती के कुनबे को आज़ाद करना होगा, पेंडोरा बॉक्स खोलने के बराबर होगा। ये हिमाकत है। इसके बाद मुल्क में तवाइफुल मुल्की फैलने का खतरा ज़्यादा है बजाय अमन होने के। अब जो ज़्यादातर इस बिल में जोर दिया जा रहा है, उसके दुरुपयोग से यही मालूम होता है कि मुसलमान टारगेट है।
4 شادیاں سینسس دیکھیے، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے قومیں شادی کرتے ہیں، ہندو زیادہ کرتے ہیں، آپ سینسس دیکھ لیجیے ایک بار۔ دوسرے میں مودی جی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مرد کے لیے 4 شادیاں اچھی چیز ہے یا کسی عورت کے لیے 4 مردوں سے شادی کرنا اتنے ٹائم ضروری ہے؟ آپ قبائلی علاقوں میں دیکھیے، خاص کر پہاڑی علاقوں میں، تبت میں، ادھر ادھر ہمارے خود انٹیریئر علاقوں میں جو ریاستیں ہیں، وہاں قبائل آج بھی 4 شوہر رکھتی ہے، 3 شوہر رکھتی ہے۔ اب جب سینسس آیا تھا، جب بچیوں کو اسقاط کر دیا جا رہا تھا پیٹ میں، تو اس وقت بہار وغیرہ میں عورتوں کا تناسب کم ہو گیا، تو اغوا کر کے لے کے جا کے شادیاں کی گئی۔ دوسری چیز، ان گھروں میں بھی جو ہے ایک بچی کو لا کے 3 بھائیوں کے ساتھ کر دیا گیا، تینوں کے ساتھ مزوج کر دیا گیا ان کو۔ یہ تزویج کر دینے کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یا مرد کا 4 شادی؟ کم سے کم مرد اگر 4 شادی کرے گا تو اس کا باپ کون ہے، اس کی شناخت ہے، لیکن اگر 4 شوہر رکھنے والی اولاد کی کیا شناخت ہے، کس کا بیٹا کون ہے؟ تو مودی صاحب کو یہ سارے سماجی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اور پھر ہندو بھی کیا اس بات پہ راضی ہوں گے کہ جب ان کی جوائنٹ فیملی میں ٹیکس کا جو ریبیٹ مل رہا ہے جوائنٹ فیملی کو، آپ انڈیویجل فیملیز کو بنا دیں گے یا کچھ ختم کر دیں گے، ویسی صورت میں ایک بات یہ لوگ اپنا حق نہیں کھوئیں گے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ آپ خالی ریزرویشن میں 1% کم کر کے دیکھ لیجیے، کسی کو اگر 10% مل رہے ہیں، آپ 8% کر کے دیکھ لیجیے، 9% کر کے، وہ لوگ چپ بیٹھیں گے کیا؟ تو اسی لیے اس کو بہتر ہے کہ آپ ٹالیں، یہ چھیڑیں نہیں، اسے سیاست سے منسلک مت کریں، اپنے سماج کی فکر کریں، اپنی قوم کی فکر کریں اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جائے کہ آپ یہ پینڈورا باکس کھول رہے ہیں کامن سول کوڈ کے نام پہ، یہ مناسب نہیں ہے اور اس کے نتائج بعد میں معلوم ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ جو آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہم کو عطا کیا۔ تو یہ آپ کے جو بھی خیالات ہیں وہ شاید اس سے عوام